यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो नावल का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई भी नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो नावल हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है मेरा दिल पुकारे तुझे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मज़ीद कोई भी नावल सुनना चाहते हैं तो सब नावल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। हीना, मुझे तुमसे बात करनी है। हीना किसी काम से अंदर आई थी जब आरफीन उसके सामने आते बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़े। हीना उसके यूँ अचानक सामने आ जाने की वजह से घबराते हुए बोली, हीना मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो। हीना वहाँ से जाने लगी थी जब आरफीन ने उसका हाथ पकड़ते उसे जाने से रोका। क्या हो रहा है यहाँ पे? सफ़िया बेगम आंखों में नागवारी लिए उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, ठीक कहती है हाजरा भाभी, शक्ल से जितनी मासूम लगती हो अंदर से उतनी ही शातिर हो। तुम माँ बेटियों का कुछ नहीं हो सकता। बगैर किसी किस्म का लिहाज रखे सफ़िया बेगम हीना की तरफ जहरखंद लहजे में बोली, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? आरफीन अपनी माँ की बात पर तड़प कर उनकी तरफ देखता हुआ बोला, आरफीन तुम जाओ यहाँ से, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। वो आरफीन को वहाँ से जाने का कहती तेज़ लहजे में बोली, लेकिन अम्मी अगर थोड़ी सी भी अपनी माँ की इज्जत करते हो तो जाओ यहाँ से। सफ़िया बेगम की बात पर आरफीन बेबसी से आंसू बहाती हीना की तरफ देखता वहाँ से निकल गया। तुम जो सोच रही हो ना वैसा भी मैं कभी नहीं होने दूंगी। बेशक कहने को तो तुम लोग मेरे भाई की बेटियां हो, लेकिन जब उन्हीं ने तुम लोगों को कबूल नहीं किया तो मैं क्यों अपने सर डालूं तुम्हें। आइंदा मेरे बेटे से दूर रहना। अगर आइंदा उसके आसपास भी नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? नखुसत से उसे साइड पर झटकती वो बाहर की तरफ पड़ी थी। हिना जिल्लत के एहसास से रोती अपने कमरे की तरफ भागी। अब उसमें किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। भैया बहुत प्यारी जोड़ी है आप दोनों की, परफेक्ट कपल, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। हफ्सा इस्माइल के हाथ पर मेहंदी लगाते मोहब्बत से बोली। थैंक यू गुड़िया। आहान हफ्सा की बात पर मुस्कुराकर बोला। हीना कहाँ है? नज़र नहीं आई मुझे। हीना की गैर मौजूदगी नोट करते हुए इसने हफ्सा से पूछा था। वो किसी काम से अंदर गई है, अभी आती होगी, मैं भेजती हूँ उसे आपके पास। हीना आहान को जवाब देती हीना को बुलाने दूसरी तरफ बढ़ गई। जब आहान को फुरकान चाचा का बेटा असद हवस बख्ता सा अपनी तरफ आता हुआ पड़ा। क्या हुआ असद, सब खैरियत तो है ना? आहान उसकी तरफ देखता फिक्रमंदी से बोला। जब असद ने झुककर जो बात आहान को बताई, स्टेज पर मौजूद सब लोग आहान के चेहरे पर उभरते पथरीले तासरात देखकर डर गए। उस बगैरत की इतनी जरायत कि उसने मेरी हवेली में कदम रखा। आहान गुस्से से मुठियां बेचता वहां से उठा था। इस्माइल भी उसके इतने गज़बनाक अंदाज पर खौफजदा होती उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। आहान क्या हुआ, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? हाजरा बेगम उसे बाजू से पकड़कर रोकते हुए बोली, जब वो सहूलत से उनका हाथ हटाता बाहर की तरफ बढ़ा था। असद तुम बताओ मुझे क्या हुआ? हाजरा बेगम असद के पास आते हुए बोली, मलिक हसीब आया है। असद उन्हें मुख्तसर सा जवाब देता आहान के पीछे भागा था। या अल्लाह खैर, ये मनहूस शख्स क्यों आ गया यहाँ मेरे बेटे की खुशियों को नज़र लगाने? हाजरा बेगम परेशानी के आलम में पास पड़े सोफे पर बैठते हुए बोली, आहान रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? इस तरह करने से मामले और बिगड़ेंगे। हुसनैन साहब आहान को रोकते हुए बोले, बाबा आप जानते भी हैं क्या कर रहा हूँ आप। वो कमीना मेरी हवेली में घुस आया और बजाय उसे धक्का देकर बाहर निकालने के आप उसकी खातिर इमदाद में लगे हैं। वो सब उसे रोकने की कोशिश में हलकान हो रहे थे, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। हुसनैन साहब का बाजू झटकते वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। किसी ने बताया है आहान को उसके आने का? मैंने मना किया था ना, उससे बात की खबर भी ना हो। हुसनैन साहब उन सब पर चलाते आहान की तरफ बढ़े। वाह जी, दूल्हे साहब खुद आए हैं हमारा इस्तकबाल करने। आहान को अंदर दाखिल होते देख सोफे पर सुकून से बैठे मलिक हसीब मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी हवेली में कदम रखने की? आहान उसकी बात सुनता आगे बढ़ा था।
और उसके आगे सजे टेबल को पाँव से एक तरफ उछालता आहान ने उसे गिरेबान से पकड़कर सोफे से उठाते अपने सामने किया। मलिक हसीब के आदमियों ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उन्हें पहले ही आहान के आदमी रोक चुके थे। मैं तो वापस दुश्मनी बुलाकर तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आया था, लेकिन मेरे गिरेबान पर हाथ डालकर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो आहान रजा मीर। मलिक हसीब उसे अपना गिरेबान चढ़वाता आहानत के एहसास से बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे गांव की तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना, वरना वो हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। और कुछ नसीहत अपने भाई से भी ले लेना, 1 साल पहले उसका खून भी ऐसे ही जोश मारा था और अब चारपाई से उठने के काबिल नहीं रहा। कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना कुछ हो जाए। आहान ने उसका गिरेबान छोड़ते ज़ोरदार तरीके से दरवाजे की तरफ धक्का दिया, जब मलिक हसीब को उसके आदमियों ने सहारा देते गिरने से बचाया। तुम अच्छा नहीं कर रहे आहान रजा मीर, मैं सब कुछ बुलाकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था, लेकिन तुमने मेरी बेइज्जती करके मुझे मेरे ही फैसले पर पछताने पर मजबूर कर दिया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारा ये गरूर, ये अकड़ मिट्टी में ना मिला दी तो मेरा नाम भी मलिक हसीब नहीं। शुक्र करो इस बार पछताने का मौका भी मिल रहा है। अगली बार मेरे गांव का रुख किया तो इस बात का भी मौका नहीं मिलेगा। और अपने ये धमकियाँ किसी और को देना, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। आहान उसकी बात पर इस तराना अंदाज में हंसते हुए बोला, जब मलिक हसीब गुस्से से बकता जगता वहाँ से निकल गया। आहान, जब वो आराम से बात करने आया था तो तुमने ये सब क्यों किया? इस दुश्मनी को एक बार फिर हवा क्यों दी? हुसनैन रजा मीर फिक्रमंदी से आहान की तरफ देखते हुए बोले, बहुत अफसोस की बात है वैसे, और मैं आप लोगों की तरह डरपोक नहीं हूँ। अपने गांव, अपनी हवेली की इज्जत पर हाथ डालने वालों की यूं मेहमानों की तरह बिठाकर खातिर इमदाद नहीं करता। आहान उन सब पर गुस्सा और तासिफ भरी निगाह डालता वहाँ से निकल गया। हुसनैन, अब क्या होगा? वो लोग धमकी देकर गए हैं। हाजरा बेगम को जब से पूरी बात पता चली थी वो परेशानी से सर पटक कर बैठी थी। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था। आहान शदीद गुस्से में होने की वजह से दोबारा इस्माइल के पास नहीं जा पाया था। वैसे देखा जाए तो आहान अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। वो लोग ज़रूर दोबारा किसी साजिश से ही आए थे। हमें इस तरह उन्हें अंदर बुलाकर नहीं बैठाना चाहिए था। फुरकान साहब भी फिक्रमंदी से बोले, हाँ ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मेरे ख्याल में फ़िलहाल इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। घर में शादी के माहौल है, इतने मेहमान आए हैं, इस मामले को बाद में देखते हैं। हुसनैन बात ख़त्म करते वहाँ से उठ गया। उफ, कितना जंगली है ये शख्स, कितने गुस्से में कल उठ कर गया था। लगता है उसकी लड़ाई झगड़ा करने, दूसरों को धमकाने के अलावा और कुछ नहीं आता। इस्माइल अपने गीले लंबे बाल ड्राई करते हुए रात के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, कल आहान का जलाली रूप देखकर एक बार तो वो डर ही गई थी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब दरवाज़ा नोक होने पर चौंकी और इस तरफ मुतवज्जो हुई। बीबी जी, बड़े बेगम साहिबा का हुक्म है कि ये ड्रेस आपको आज पहनना है। मुलाजिम ड्रेस उसके पास रखते हुए बोली और खामोशी से आराम से निकल गई। इस्माइल ने बेदिली से सुर्ख रंग के बाई ड्रेस की तरफ देखा। मैम, आप चेंज कर ले ड्रेस, फिर आपको तैयार भी करना है। काफ़ी देर बाद ब्यूटिशियन अंदर दाखिल हुई। इस्माइल को अभी तक ऐसे ही बैठा देख बोली, जब इस्माइल ना चाहते हुए लहंगा उठाती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। आहान, मुझे सच में तुम्हारी समझ नहीं आती। इस तरह सिर्फ औरतें होंगी और अब औरतों के सामने दुल्हन का इतना बड़ा घूंघट करने की क्या थी? क्या तुक बनता है? इतने दूर दूर से मेहमान आए हैं, मीर ख़ानदान की बड़ी बहू देखने के ख्वाहिशमंद हैं। हाजरा बेगम आहान के साथ उसकी बातों पर उलझी इस्माइल के रूम में दाखिल हुई। ड्रेसिंग रूम में चेंज करती इस्माइल ने उनकी बात सुनी थी। तो दूसरा ऑप्शन भी तो दिया है ना आपको, रेड ड्रेस की जगह किसी और कलर का ड्रेस पहना दे उसे। आहान ने इस्माइल की तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन रूम में ब्यूटिशियंस और 1-2 मुलाजमीन मौजूद थे। इस्माइल जो ड्रेस चेंज कर चुकी थी कमर पर मौजूद डोरियों से उलझ रही थी। आहान की बेतुकी बातें सुनकर मजीद तपी थी। आहान, हमारे ख़ानदान की रिवायत है कि ये दुल्हन शादी वाले दिन सुर्ख रंग का जोड़ा ही पहनती है। हाजरा बेगम बेचारगी से बोली थी। पूरे ख़ानदान में हर जगह हुक्म चलाने वाली वो अपने बेटे के साथ हमेशा बेबस हो जाती। माँ, मैं कह रहा हूँ ना वही होगा। अब ये आप पर ही है कि आप क्या मैनेज करती हैं।
आहान उसकी मुसलसल बहस से तंग आकर चिढ़ा था। जब हाजरा उसके दो टोक अंदाज पर बस उसे देखकर ही रह गई। हुसनैन रज़ा मीर के बुलावे पर जल्दी से कमरे से निकल गई थी। आहान रज़ा मीर ने आज तक तुम जैसा आहान रज़ा मीर मैंने आज तक तुम जैसा ज़िद्दी और खुदगर्ज इंसान नहीं देखा। तुम समझते क्या हो खुद को? हर जगह तुम्हारी ही मर्जी क्यों चलनी चाहिए? इश्मिल डोरियों को हाथ से झटकती, पास पड़ा दुपट्टा खुद पर अच्छे से ओढ़ती बाहर निकल कर आई। उसके लफ्ज़ों को इग्नोर करके आहान ने पसंदीदी की नज़रों से इश्मिल की तरफ देखा, जो आज दूसरी बार उसके सामने सुर्ख लिबास में मौजूद थी। बामुश्किल इश्मिल से नज़रें हटाकर आहान ने एक नज़र वहाँ मौजूद बाकी सब पर डाली थी, जो इश्मिल को आहान रज़ा मीर पर चलाता देख हैरतज़दा खड़ी थी, क्योंकि आज तक कोई इससे ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसकी नई नवेली दुल्हन उसे कैसे बात कर रही थी। आहान के इशारे पर अपनी हैरत पर काबू पाती वो लोग खामोशी से वहाँ से निकल गए। हर जगह कहाँ अपनी मर्जी चला पाता हूँ, अभी तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं हुई और ख़ुद को तुम्हारे मामले में इतना बेबस कर रहा हूँ। अगर मोहब्बत होगी तो पता नहीं मुझ बेचारे का क्या होगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है, देर हो रही है। इश्मिल उसके तेवर देखकर जल्दी से बोली। इस वक्त शदीद वो इसे चिढ़कर गलती कर बैठी थी। मेरे लिए तैयार होने की इतनी जल्दी है? मेरी दुल्हन को अच्छा लगा ये सुनकर। आहान उसके करीब पहुंचा था जब इश्मिल जल्दी से पीछे हुई, लेकिन पीछे मौजूद ड्रेसिंग टेबल की वजह से 2 कदम ही पीछे हो पाई। क्या हुआ, तुम डर रही हो मुझसे? आहान उसकी घबराहट देखकर बोला, जब उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ उठी। इश्मिल का रेशमी दुपट्टा फिसलकर उसकी कमर से हट चुका था। खुली डोरियों के साथ उसकी दुधिया कमर आहान के सामने थी। इसकी निगाहों को खुद पर महसूस करते इश्मिल ने दुपट्टा ठीक करना चाहा। अब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ो, मुझे। इश्मिल का दुपट्टा नीचे गिर चुका था और वो अपनी तमाम तर रानायात के साथ उसके सामने मौजूद थी। तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ स्वीट हार्ट, मुश्किल खुद को बहकने से बचाते आहान ने उसे जवाब दिया। इन दोनों बाजुओं से उसके गिर्द लिपटते उसकी डोरियों को गिरफ्त में लिया था। इश्मिल ने इसके हाथों का लम्स अपनी कमर पर महसूस करके तड़प कर उसके एहसास से निकलना चाहा, लेकिन आहान ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। आगे झुके होने की वजह से आहान की थोड़ी इश्मिल के कंधे से टच हो रही थी। इश्मिल इसके हिसार में फड़फड़ा कर रह गई, लेकिन कोशिश के बावजूद भी इससे दूर नहीं हो पाई। आहान की इस कदर कुर्बत पर एसी की ठंडक में भी इश्मिल के पसीने छूट चुके थे। आहान ने डोरियों की गिर लगाते इश्मिल को कमर को हाथ से छूते इसकी नरमाहट को महसूस किया और झुककर इसके कंधे पर अपनी होंठ रखे थे। इसकी इस हरकत पर आहान मुस्कुराते हुए पीछे हटा और इश्मिल के लाल टमाटर जैसे चेहरे की तरफ निगाह की देखी, जबकि मुस्कुराने पर इश्मिल ने खामखा नज़रों से इसे देखा। इतने प्यार से मत देखो डियर वाइफ, ऐसा ना हो मैं भूल जाऊँ कि हमारी वेडिंग नाइट अभी कुछ घंटों बाद नहीं। आहान उसको मज़ीद चढ़ाते हुए बोला, मेरे साथ वेडिंग नाइट मनाने का मौका तो तुम्हें कुछ घंटों बाद भी नहीं मिलेगा। आहान रज़ा मीर। इश्मिल ने इसकी तरह देखा और दिल ही में सोचा था, जब आहान उसे गहरी नज़रों से देखता, बचते फ़ोन की तरफ मुतवज्जा होता वहाँ से निकल गया। बारात का फंक्शन का इंतज़ाम मेहंदी से भी कहीं ज़्यादा शानदार था। हर तरफ रंग और खुशबू फैली हुई थी। आहान रज़ा मीर ब्लैक कलर की शेरवानी में किसी रियासत का शहज़ादा मालूम होता था। हाजरा बेगम न जाने कितनी बार उसकी बुलाएं ले चुकी थी। इश्मिल को आहान की ज़िद पर रेड लहंगे की जगह गोल्डन लहंगा पहनाया गया था, क्योंकि आहान के मुताबिक रेड कलर में इश्मिल को देखने का हक सिर्फ उसी का था। बहुत मुश्किल से इश्मिल लहंगा तब्दील करने पर मानी थी, लेकिन गोल्डन कलर के लहंगे और बनाव संगार इश्मिल के हुस्न को मज़ीद 4 चांद लगाते थे। किसी की नज़र दुल्हन से हटने को तैयार ही नहीं थी। आहान भी इश्मिल का इतना सुंदर रूप देखकर अच्छा खासा घायल हो चुका था। न जाने कितनी रस्में की गई जिनके बारे में इश्मिल ने आज पहली बार सुना, और बहुत सारी रस्मों के बाद इश्मिल को आहान रज़ा मीर के बेडरूम में ले जाया गया। बेडरूम को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। सजावट में ज़्यादा इस्तेमाल सुर्ख गुलाबों का किया गया था, जिनकी खुशबू पूरे कमरे में फैलकर एक मसहरकुन फ़िज़ा कायम कर रही थी। आहान रज़ा मीर, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानियाँ, अब और नहीं। बेड के सामने वाली वॉल पर लगी आहान की बड़ी सी तस्वीर की तरफ देखते इश्मिल इससे मुखातिब हुई, जिसमें वो अपने दिल को छू लेने वाली मुस्कुराहट के साथ मौजूद था। इश्मिल ने सबसे पहले खुद को बारी दुपट्टे के बोझ से आज़ाद किया, फिर एक एक करके अपनी ज्वेलरी उतारी।
वो अलमारी से एक आरामदाह सूट का इंतखाब करती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। शावर लेकर फ्रेश होते इश्मिल वापस बेडरूम में आई और जल्दी जल्दी बॉल ड्राई करके वो अपने बेड पर रखे अपने पर्स की तरफ बढ़ी और उस पर्स में से स्लीपिंग पिल्स निकाली थी। इस्मिल ने हाथ में स्लीपिंग पिल्स की मिकदार लेकर, जो उसके लिए नुकसानदाह नहीं थी, पानी के जरिए अंदर ली। इस्मिल आराम से पानी का ग्लास वापस रखते बेड पर मौजूद कंबल को सर से पैर तक ओढ़ते लेट गई। ये सब करते इतने दिनों बाद मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को छुआ। वो खुश होते आहान का गुस्सा भरे रिएक्शन का सोचती थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में पहुंच गई। आहान जल्दी से सबको निपटाने रूम में दाखिल हुआ, क्योंकि उसे अपनी प्यारी बीवी के इरादों का कुछ हद तक तो इल्म ही था। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में दाखिल हुआ, इसकी तवक्या के आइन मुताबिक इस्मिल अपना कारनामा सर अंजाम दे चुकी थी। आहान दरवाज़ा लॉक करता बेड की तरफ बढ़ा। इसके पास बेड पर बैठे आहान ने आस्तगी से इसके चेहरे से कंबल उठाया। जब नज़रें इसके सबिया चेहरे पर ठहर सी गईं, वह गहरी नींद में बेखबर सो गई थी, जागते हुए हर वक्त इस पर चीखते चलाने को तैयार। इस वक्त सोती हुई कोई मासूम सी परी मालूम होती थी। मेरी मासूम सी डॉक्टर, तुम क्या समझती हो ये सब करके तुम मुझसे बच जाओगी? आहान ने शहादत की उंगली से इस्मिल की पेशानी को छूते गर्दन तक एक लाइन खींची। वो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहा था जो उसकी कमज़ोरी का बायस बने। उन सब में पहले नंबर पर मोहब्बत थी, जिसका शाकार वो कभी नहीं होना चाहता था। लेकिन जब वो इस्मिल के करीब आता तो उसका खुद पर से इख्तियार ख़त्म हो जाता। इस्मिल से निकाह उसने सिर्फ ज़िद में आकर किया था, लेकिन अब वो इसके मामले में खुद को कमज़ोर महसूस करता था। मोहब्बत थी या नहीं, पर अब वो इस्मिल के बगैर नहीं रह सकता था। आज उसकी इस हरकत पर आहान को गुस्सा आने की बजाय उसकी मासूमियत पर हंसी आई। आहान ने एक हाथ से इस्मिल के नरम गालों को छुआ और इसके माथे पर बोसा देते उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बैठ गया था। हिना, तुम्हें हुआ क्या है? मैं नोट कर रही हूँ, कल से तुम बहुत चुप चुप हो। आज भी सिर्फ भैया से मिलकर तुम वापस रूम में आ गई। सफिया पप्पो की बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? वो तो शुरू से ही हमारे साथ ऐसा करती हैं। हफ्सा हिना के पास बेड पर बैठी बोली, जो उसे कल से बहुत परेशान लग रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शायद तुम्हें फील हो रहा है। हिना उससे निगाहें चराते हुए बोली। हिना उससे जान छुड़वाते हुए बोली, क्योंकि हफ्सा अगर थोड़ी देर मजीद वहाँ बैठती तो ज़रूर सब उगलवा लेती। काश हफ्सा, मैं तुम्हारी तरह ऐसे ही हर टेंशन से आज़ाद रहती, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की ये आजमाइशें कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। और आहान भाई, वो कब तक ऐसे ही डाल बनकर खड़े रहेंगे? हिना ने बेड ग्राउंड से सर टकाते हुए सोचा, उस घटिया इंसान का भाई अब क्यों आया है हवेली? अगर उसने भैया को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब से उसे मलिक हसीब की आमद का पता चला, वो ये बात सोच सोचकर पागल हो चुकी थी। मीर ख़ानदान और मलिक ख़ानदान की न जाने कितने सालों से आपस में दुश्मनी चलती आ रही थी। दोनों में से कोई भी दूसरे को नीचा दिखाने का मौका हाथ से न जाने देता। मलिक ख़ानदान कितनी बार उनके गांव के लोग और उनकी इज्जतों पर हमला आवर हो चुके थे, लेकिन मीर ख़ानदान ने कभी अपने मर्तबे से गिरकर ऐसी कोई ओछी हरकत नहीं की थी। मलिक ख़ानदान के इसके गांव में आने वाली पाबंदी लगा दी गई थी। आहान रज़ा मीर को बहुत बाद में इन बातों का पता चला, जब वो लंदन से तालीम हासिल करके लौटा। लेकिन हुसनैन रज़ा मीर के समझाने के बाद वो लोग पीछे हट चुके थे। आहान ने उनके यकीन दिलाने पर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन 1 साल के बाद मलिक हसीब के बड़े भाई मलिक ज़िशान ने हिना को शादी की एक तकरीब में देखा। औरतों को बाहर की तरफ आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हिना साथी लड़कियों की शरारत में आकर उस तरफ आने की गलती कर चुकी थी। हिना को देखकर उसकी नीयत वैसे ही ख़राब होगी, और यह जानकर वो ख़ानदान की बेटी है, उसको सबक सिखाने के लिए उसका दिमाग अपनी घटिया प्लानिंग शुरू कर चुका था। वो मौके की तलाश में था कि जैसे ही हिना उसे कहीं अकेली मिले, वो उसे अगवा कर लेगा, और बहुत ही जल्द उसे ऐसा मौका मिल भी गया था। हिना आहान के शहर वाले घर से वापस हवेली आ रही थी। ड्राइवर और एक गार्ड भी मौजूद थे। जैसे ही मलिक ज़िशान को इस बात की खबर हुई, वो इतने अच्छे मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए अपने साथियों के साथ वो पहले ही इस रास्ते पर पहुंच चुका था। और जैसे ही गाड़ी वहां से गुजरी, मलिक ज़िशान के आदमियों ने इस पर फायरिंग करके ड्राइवर और गार्ड को हिलाक कर दिया, और हिना को लेकर वहां से निकलने ही लगे थे, जब एक मैनेजर की इत्तला पर आहान अपने साथियों के साथ बर वक्त वहां पहुंचा और सीधे उन पर फायरिंग खोल दी। मलिक ज़िशान इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, और बौखलाता हुआ वो कुछ भी समझ नहीं पाया, और आहान उसके सर पर आ पहुंचा। आहान ने उसकी दोनों टांगों पर फायरिंग की, और मलिक ज़िशान समेत उसके 2 आदमी जख्मी और 3 हलाक हो चुके थे।
हीना की कंडीशन उस हवेली ले जाने वाली नहीं थी, इसलिए आहान उसे वापस अपने शहर वाले घर ले आया। हीना उस वाक़ये से भी ज़्यादा आहान से डरी हुई थी कि वो इस सारी बात का जिम्मेदार उसे ठहराएगा, जैसे कि हमेशा से इस माशरे में होता है और बेकसूर होते हुए भी लड़की को कसूरवार ठहराया जाता है। हीना कल फिर मलिक हसीब की इस हवेली में आमद का सुनकर बुरी तरह डर चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग आहान से उस बात का बदला लेने के लिए फिर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।